हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 17th फेब को मैथ का पेपर देने वाले हो और तुम्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या ऐसा पढ़ लूं कि मैं पास हो जाऊं, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि जिससे मैं पास हो जाऊं, और तुमने थोड़ी भी अपनी पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी नहीं आता है, तो बस इस क्वेश्चन पेपर को कर लो। इस क्वेश्चन पेपर को कर लो और 17 फरवरी को अपना मैथ का पेपर देने चले जाओ और तुम 100% पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि यह है एक मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अगर अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल तैयारी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस सिर्फ और सिर्फ इतना करके चले जाओ। एग्जाम में पास होना तो दूर की बात है, बहुत अच्छे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यह है एक वायरल पेपर जो कि आपके पेपर में आने वाला है। अगर अपने एग्जाम को लेके थोड़े भी सीरियस हो और ये वीडियो अगर तुम्हारे पास आ गई है, तो यार ये समझो कि इस बार तुम्हारे 95 प्लस मार्क्स आने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे पास आई है। अब स्किप करना है या देखना है, डिसाइड तुम करो। अगर थोड़ी भी तैयारी नहीं हुई है और अपने एग्जाम को लेकर थोड़े से भी सीरियस हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे 95 प्लस चले आएंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक मैथ का वायरल पेपर है जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है। तो शुरू करते हैं। एक बार कोड देखो क्या है, 3511। नोट पढ़ते हैं, इसका नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ना। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 27 प्रिंटेड पेज, कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 27 प्रिंटेड पेज है या नहीं है, उसको एक बार कंफर्म कर लो, चेक करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पेपर कोड जो है राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा और इसे क्या करना है, कैंडिडेट अपनी आंसर बुक में लिखेगा। कैंडिडेट को इसे अपने आंसर बुक में लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन है या नहीं है, इसे चेक करना है। आगे आता है पॉइंट 4। पॉइंट 4 को प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर है उसको आपने आंसर बुक में लिखना है। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले, आंसर लिखने से पहले आपको पहले उसे अपने आंसर शीट में लिख लेना है। आगे बात करते हैं। देखो 15 पॉइंट नंबर 5 है, 15 मिनट हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं। तो पेपर 10:15 से स्टार्ट होगा और 10:30 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर को पढ़ना है। स्टार्ट तो पेपर हो जाएगा, लेकिन इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आगे लिखा है कैंडिडेट्स विल रीड दिस क्वेश्चन पेपर ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है। विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन द आंसर बुक, कोई भी आंसर अपनी आंसर बुक में नहीं लिखना है इस टाइम आपको। तो सारी नोट्स हमने देख लिया अच्छे से ध्यान से। इसके बाद आता है कि टाइम कितना मिलेगा, तो आपको टोटल 3 आवर्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स का पेपर होगा? तो 80 मार्क्स का होगा और आज मैं आपको फुल 80 आउट ऑफ 80 कराने वाला हूं। अभी तक कुछ नहीं किया है तो बस इतना कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में ऐसे ही। अब है ये जनरल इंस्ट्रक्शन। इस जनरल इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे। देखो क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं सबको बहुत केयरफुली पढ़ना है और स्ट्रिक्टली इसे फॉलो भी करना है। क्या करना है तो एक बार देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन क्या है आपको कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2 है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड है। ए बी सी डी और ई में ये डिवाइड है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है इन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं और 19 और नंबर 20 असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन आपके होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 इन द सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 to 25 होंगे। 21 से स्टार्ट होगा 25 तक होंगे।
कैसे होंगे? तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 5 इन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 टू 31 होंगे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं और कैरिंग 3 मार्क्स ईच, और हर एक क्वेश्चन के लिए क्या होगा? 3 मार्क्स होने वाला है। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 30 टू 35 तक होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे होंगे? लॉन्ग वाले होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है इन सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 36 से 38 तक होंगे। कैसे होंगे? तो केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होने वाला है। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर 2 मार्क्स। जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगी, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड वाले में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है? देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। कोई भी आपको ओवरऑल चॉइस नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड। आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, जैसे 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन इन सेक्शन सी, 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में, एंड 2 क्वेश्चन इन सेक्शन डी, और ऐसे ही 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में, बट 3 क्वेश्चन इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन मिलेंगे और किसमें मिलेंगे? ओनली एंड ओनली 2 मार्क्स वाले में। पॉइंट नंबर 9 है अगर डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो नीट एंड क्लीन बनाइए आप। इफ पाई रिक्वायर्ड, पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो देन टेक द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर का यूज आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन यहां तक हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। बेटा यहां से शुरू होता है अब अपना सेक्शन ए। क्या है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन? चलो इसे देखते हैं। लिखा है दिस सेक्शन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन पार्ट में भी देख लिया था। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन को, पेन और कॉपी लेके बैठना अपने साथ, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। देखो क्या है पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये एक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज है, देन द वैल्यू ऑफ, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा। एक रफ पेज लेता हूं और समझाता हूं कि करोगे कैसे इसको। क्वेश्चन देखना, ये बोल रहा है कि 1 अपॉन में अल्फा अपॉन में बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है और मैंने कितनी बार पुरानी वीडियो में भी ये बताया है कि जब भी तुम्हारे पास ऐसा फ्रैक्शन में अल्फा और बीटा मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है। क्या करना है? तो चुपचाप एलसीएम ले लो, बिना सोचे समझे एलसीएम ले लो। जब भी तुमको फ्रैक्शन में अल्फा और बीटा मिल जाए तो जब एलसीएम लोगे तो पहले एक बार देखो, सबको अलग अलग करके लिख लेता हूं। जैसे अंडर रूट में अल्फा लिख लिया मैंने और अंडर रूट में मैंने बीटा लिख लिया, ठीक है, दोनों अंडर रूट में थे, दोनों को अलग अलग लिख लिया, प्लस अंडर रूट में बीटा लिखूंगा मैं और अपॉन अंडर रूट में मैं अल्फा लिख लूंगा। ओके, जरा इसको सॉल्व करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से। तो अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ होगा, बीटा का बीटा का होगा, इन दोनों का आपस में हो जाएगा। इस साइन का मतलब यही है। तो जब अल्फा का अल्फा के साथ होगा तो आपको पता है अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से लिखूंगा मैं कुछ, प्लस ऐसे ही बीटा का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो अंडर रूट में आ गया बीटा इंटू अल्फा। इसे जरा यहां सॉल्व करता हूं मैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अंडर रूट में है अल्फा इंटू बीटा लिखो या बीटा इंटू अल्फा लिखो। अब बात आती है कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और बीटा इंटू अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो याद है तुमको सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन में ए, और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन में ए। ये तो पढ़ा है ना। अब माइनस बी है, बी की वैल्यू क्या है? बी ही है, तो यहां लिख लूंगा कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली है?
माइनस बी अपॉन ए, ये बी और ए सेम ही वैल्यू रहेगी, चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, ये भी सेम ही रहेगी, इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहां रखता हूं मैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, माइनस बी अपॉन ए हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में मैं लिखूंगा इस तरीके से, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, ये लिख लिया सी अपॉन ए, दोनों अंडर रूट में। अब क्या करता हूं, यहां देखना माइनस बी अपॉन ए है और ये वैल्यू रेसिप्रोकल होके ऊपर आती है, ये तो आपको पता है, तो मल्टीप्लाई में दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं, ए अपॉन अंडर रूट में सी, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए एज इट इज लिखा और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाता है। अब जरा ध्यान दो यहां क्या करना है तुमको, तो जरा एक बात पे ध्यान दो, यहां एक चीज तुमको, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझाता हूं। अगर वन ए के पावर वन है, ए के पावर वन है तो उसकी वैल्यू वन होगी, अगर ए के पावर टू है तो उसकी वैल्यू होगी ए मल्टीप्लाई ए, तुम बोल लेते हो, ठीक ना। अगर इसके पावर हाफ हो, अगर इसके पावर हाफ हो तो आप बोलोगे इसको, अगर किसी के पावर हाफ है यानी मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं, अंडर रूट में, है ना। तो ऐसे ही इस ये जो ए है, ये जो ए है, यहां देखना माइनस का बी रहने दिया अपॉन में, इस ए को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए, कोई दिक्कत, क्योंकि ए में ए का मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट ही जाएगा। तो यहां मैंने लिखा अंडर रूट में ए ऑलरेडी है और ये अंडर रूट में सी है, हुआ क्या, एक अंडर से ये कैंसल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा माइनस बी, नीचे अंडर रूट में सी, दोनों को साथ में लिखूंगा तो ए सी हो जाएगा। ये अपना बनता है फाइनल आंसर, ये अपना बनता है टोटली फाइनल आंसर। क्या ये ऑप्शन में है कहीं माइनस बी होना चाहिए ऊपर, माइनस बी है, अंडर रूट में ए अपॉन सी, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। एक बार और समझाता हूं कि क्या हुआ है इसमें। सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिखा है अंडर रूट में, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया है, तो मुझे मिला है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अंडर रूट में अल्फा इंटू बीटा। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, कंपेयर करके भी यही आ रहा था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है, कंपेयर करके भी यही मिला। अब यहां मैंने लिख लिया है, वैल्यू पुट की है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू लिख लिया अल्फा इंटू बीटा की सी अपॉन ए, अलग अलग अंडर रूट में लिखा, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। अब ए को मैंने लिखा है, ए को, यहां मुझे लगता है किसी बच्चों को डाउट हुई होगी, देखो यहां क्या किया है, ए को थोड़ा सा पेज ऊपर करता हूं, ए को, ये जो ए है, इस ए को मैंने लिखा है अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए, क्यों, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई होगा तुम बोलोगे अंडर रूट में ए का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो एटलीस्ट बचेगा ए। आई बात समझ में, इसीलिए यहां मैंने क्या लिखा है इस फॉर्म में। इससे फायदा क्या हुआ, अंडर रूट से ए से एक कट गया है, ऊपर बचा है माइनस बी लिखा, अंडर रूट में ए था, अंडर रूट में सी था, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो अंडर रूट में ए सी आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन बी इसका हो गया करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहां से लेके ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स पता करने हैं। अब रूट्स पता करने के लिए पूरा डिस्क्रिमिनेंट वाला या फिर जो भी आप फॉर्मूला यूज करते हो, इतना बड़ा नहीं करेंगे एमसीक्यू, इसीलिए इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो करोगे क्या, देखो रफ पेज ले लिया है मैंने, रफ पेज पे बताता हूं कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है। तो जैसे हम करते क्या है, इस इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूं मैं, यहां लिखा मैंने 2 अंडर रूट में 3, 2 अंडर रूट में 3, ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस अंडर रूट में 3 है, ठीक है। अब करना कैसे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे, फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई कर लो। तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो तुम बोलोगे सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 एज इट इज रह गया, 2 मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई इससे ये कट जाएगा, आ गया 6, सॉरी ये 3 आएगा, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा ना, ये आ गया 6। अब 6 आ गया मल्टीप्लाई करके, तो अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो था, ठीक है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला नंबर 5 है। तो मैं इसको बोलूंगा, मैं कर लूंगा कि जी
2 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करूं मैं तो आ जाता है 6, और दोनों को माइनस माइनस कर लूं तो -2 और -3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में? तो 90% क्वेश्चन तो यही हो गया सॉल्व, 90%। अब क्या करना है तुमको, देखो जो भी इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये हुआ 2/3, और इसे भी डिवाइड करूंगा मैं तो 2/√3। ओके, डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा -1/√3, कॉमा यहां देखो, अब यहां वापस से ध्यान देना पड़ेगा, उस -3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, ध्यान देना। ठीक है, पावर 1 है, पावर हाफ है, या 3 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, और नीचे है √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचा, -1/√3, और यहां हो गया -√3/2। ओके, अब लास्ट स्टेप क्या है, अगर ये माइनस है तो कर दो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। मतलब कहने का ये है कि जो भी साइन होगा बदल देना है, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस। तो मेरे पास ये माइनस का है तो इसको होगा 1/√3, कॉमा ये हो गया √3/2। ये हो गए इसके जीरोज। बताओ ये मजा आया है नहीं ट्रिक? ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सबसे पहले फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया है, देख लिया ये -2 और -3 नंबर आए हैं, इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये सॉल्यूशन का पार्ट है, और ये आ गए मेरे जीरोज। ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है या नहीं है, क्या है, -1 अपॉन, अच्छा ये प्लस का है ना, माइनस था इसको प्लस किया है, तो प्लस का 1/√3 और √3/2। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 3/2, नहीं ये तो नहीं है, ये माइनस का इसमें आ रहा है, इसमें ये भी दोनों माइनस का, ये भी नहीं होगा, ये माइनस वाला है। √3/2 1/3, यस, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। संभल के देखो, रूट्स बहुत पास पास में दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को संभल के, और जो ट्रिक मैंने बताई है इसको अप्लाई करो, मजा आ जाएगा 5 सेकंड में। ये समझाने में मुझे टाइम लगा है, वरना इसको तो 5 सेकंड में खत्म कर दोगे तुम, है ना। ऐसे ही करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स हैं 1 और 100 के बीच में, 1 और 1000 के बीच में, जो 5 से डिविजिबल है। आपको पता तो लग गया कि सर ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, और करने में कितना टाइम लगेगा, पेन उठाओ और करके देखो। मैं कहता हूं कि 2-3 मिनट से कम नहीं लगेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि इस क्वेश्चन को तुम विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड में उड़ा सकते हो, 1 सेकेंड में। और कैसे, तो रफ पेज लेके बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे 1 सेकेंड में उड़ाना है। देखो क्या बोल रहा है कि 1 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो 5 से, तो इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 5 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, दोनों को 5 से डिवाइड करता हूं मैं, दोनों को बोला है ना कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं, तो भाई साहब 1 को भी 5 से डिवाइड कर लिया, 1000 को भी 5 से डिवाइड कर लिया। अब तुम देख पा रहे हो कि सर यहां तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 1 एज इट इज बच जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है। इसे डिवाइड करूंगा तो ये 5 1 जा 5, 2 जा 10, कितना आ गया, 200 आ गया। तो मतलब यहां तक तो मुझे 200 मिल गए नंबर, पर ये 1 डिवाइड तो नहीं हो पा रहा है, तो 1 इसी में से क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया मेरा 199। बताओ कितना टाइम लगा, विद इन सेकेंड हुआ कि नहीं, 1 सेकेंड में हुआ कि नहीं। मजा आया? अगर ये क्वेश्चन देख के, ये 2-3 ट्रिक जो मैंने बताई है, आगे भी ऐसे बताऊंगा, मजा आया होगा तो यार लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, और बताना कि तुम मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो। ऑप्शन में है भी या नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में क्वेश्चन देख के तुम्हें लग रहा होगा यार बहुत लेंदी हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, 3 घंटे में तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं पाएगा। मैं सच कहता हूं कि पूरे के पूरे 20 एमसीक्यूज है, 20 एमसीक्यूज तुमको लास्ट 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 15 मिनट में। और तुम सोचोगे 15 मिनट में कैसे होते होंगे, तो ये वो तरीके होते हैं। देखो ये क्वेश्चन करके देख लेना, अपने वो जो पुराना तरीका है जिसे हम करते हैं, ठीक है, ए डी करके और ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके, बहुत टाइम लगेगा। कैसे हो गया देखो, 5 से बोला था डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 को भी 5 से डिवाइड किया, 1000 को भी डिवाइड किया, आ गया 200, और ये डिवाइड हो नहीं रहा था, माइनस कर दिया मैंने, बस हो गया खत्म। करते हैं नंबर 4।
देखो नंबर 4 में बोला है इन द डायग्राम पी क्यू एंड क्यू आर टेंजेंट। पी क्यू ये हो गया पी क्यू और आर क्यू दोनों क्या है मेरे टेंजेंट है। ठीक है जी, टेंजेंट है मान लिया। सेंटर पॉइंट ओ है, इसका सेंटर ओ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये रहा छुपा अपना एक्स, इस एक्स की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। अब जरा देखो एक चीज, ये रूल समझो कि ये जो एंगल यहां बन रहा है, ट्रायंगल मत बोल देना इस फिगर को। देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड है इसमें, तो ट्रायंगल बोलने की गलती मत कर देना। तो ये एंगल ओ, यहां से देखता हूं मैं, ये एंगल ओ, इसको क्या बोलूंगा मैं टोटल? एंगल पी ओ आर। पी ओ आर ये एंगल प्लस जो यहां एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दोनों का जो सम होता है वो होता है 180। समझाने में टाइम लग रहा है वरना ये भी 2 सेकंड वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होता है। अगर एक 50 दिया है तो ये कितना रहा होगा जी? तुम बोलोगे सर एंगल पी ओ आर हो गया 130। समझ में आया? ये 50 दिया हुआ है, इधर ट्रांसफर करके माइनस कर लिया, तो पी ओ आर मतलब ये एंगल हो गया 130 का। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर ये एंगल 130 हो गया, अब तुमने जानते हो कि एंगल पी पी एस आर कहां है जी? पी एस आर ये जो एंगल है एस वाला, इसके साथ कंपेयर करो। ये वाला जो एंगल है पी एस आर क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर ये तो होता है हाफ, हमने 9th में पढ़ा था। किसके? जो सेंटर पे एंगल है पी ओ आर, सेंटर पे एंगल पी ओ आर। तो ये एंगल क्या होता है? ये हाफ होता है इसके, यही पढ़ा था हमने कि इसके ठीक हाफ होता है। तो अगर ये 130 है तो इसका हाफ ये होगा, मतलब अगर ये 130 है तो ये कितना होना चाहिए? 65 होना चाहिए। सॉल्व करके देखना चाहते हो तो पी एस आर और ये हो गया हाफ, और पी ओ आर मैं निकाल के बैठा हूं 130। इसको डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 65। 65 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और समझते हैं, देखो ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 हो गया। एक 50 दिया हुआ है तो दूसरा हो गया 130। अब सेंटर का एंगल डबल होता है और इससे जो टेंजेंट पे यहां बन रहा है वो हाफ होता है। तो अगर ये 130 है तो इसका हाफ होना चाहिए ये, तो 130 का हाफ होता है 65, और ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, वरना ये तो ऑरली सॉल्व हो रहा था। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ही करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। द पेरीमीटर ऑफ सरफेस ऑफ अ क्यूब, एक पेरीमीटर है किसका? सरफेस ऑफ क्यूब का। सिर्फ सरफेस की बात की है, ध्यान रखना। कितना है? 28 है। पेरीमीटर दिया हुआ है 28। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? और ये है एक क्यूब। अब पेरीमीटर बात की है, क्यूब है, तो क्यूब में 6 साइड वाला मत ले लेना, सिर्फ सरफेस की बात की है, 4 साइडों वालों की। तो उसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। तो यहां पेरीमीटर दिया हुआ है 28 और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई में साइड, और इसको डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा, तो साइड की वैल्यू मतलब ए, साइड को हम ए बोलते हैं ना, तो साइड की वैल्यू आ गई 7। वॉल्यूम इसका होता है VOL, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और ये है 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है बेटा 343, 343। अब चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, आंसर है ऑप्शन में। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आया हुआ समझ में? बिल्कुल बेसिक सा है। करते हैं नंबर 6। नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। अ कॉइन टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार मतलब टोस्ट किया गया है। तो अगर एक कॉइन है तो उसके ऊपर हेड होता है या तो टेल होता है। अगर 2 बार किया होगा तो पहले कॉइन पे हेड आया होगा, हो सकता है दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए। इसके सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है, हो सकता है दूसरी बार दोनों कॉइन पे टेल आ गया, और तीसरी बार पहली कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल आ गया, चौथी बार क्या हुआ? पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ गया। ये टोटल आउटकम है मेरे, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख लूंगा कि टोटल आउटकम हो गए 4। अब जो पूछा हुआ उसको देखते हैं। ठीक है,
क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन, कम से कम एटलीस्ट वन, एक बार क्या आना चाहिए, हेड। तो एक बार एक, यहां नहीं आया, दो, तीन बार, तो कम से कम हेड एक बार आया हो, ये रहा 3 बार आया, कम से कम एक बार आया ही आया हो। तो ये हो गया 3/4, 3/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछ लेता है कि 2 टाइम हेड कब आया, तो एक बार, 2 टाइम टेल कब आया, एक बार, फर्स्ट हेड कब आया, अगर पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि फर्स्ट हेड कब आया, फर्स्ट हेड मतलब पहली बार हेड आया हो, तो यहां सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार यहां एक और कंडीशन, टोटल 2 बार। तो 2 बार फर्स्ट टाइम हेड आया और 2 बार फर्स्ट टाइम टेल आया है, ठीक है। सेकेंड टाइम लास्ट में हेड कब आया हो, तो एक बार, 2 बार। ये सारी बातें एक एक कंक्लूजन अपने को निकाल के रखना है। आई बात समझ में। करते हैं नंबर 7 को अब हम। नेक्स्ट बचा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है, द नंबर्स आर इन द रेशियो, ये नंबर है कौन सी रेशियो में है, 1, 2 और 3 के रेशियो में, ठीक है जी, इतनी बात आ गई समझ में। देयर एचसीएफ, और इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना है, तो इसने बोला है कि इनका एचसीएफ है 12, इतनी बात भी क्लियर हो गई। देन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तब पॉजिटिव स्क्वायर रूट होना चाहिए द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर का, मतलब अपने केस में तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब वो नंबर कौन से हैं, ये तो रेशियो में दिया हुआ है, तो मैंने बोला जी सपोज ये नंबर हो गया 1x, 2x और ये हो गया 3x। आई बात समझ में। और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अगर मेरे पास एक नंबर है 1x, 2x और 3x, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालने बैठूं, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर एचसीएफ तो वही होता है जो कम से कम सब में होना चाहिए, मतलब कॉमन नंबर होना चाहिए। तो सबके पास क्या है, यहां भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, मींस x इज आवर एचसीएफ, एचसीएफ इज x, x मेरा एचसीएफ हो गया। और क्वेश्चन में बोला है कि एचसीएफ क्या है, 12 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 12 है, x की वैल्यू क्या है, 12 है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12, सेकेंड नंबर 12 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 24, थर्ड नंबर 36, 36, ये हो गया। अब बोल रहा है स्क्वायर रूट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या है 36, और इस 36 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो प्लस माइनस क्या आता है, 6, ध्यान रखना प्लस माइनस 6 आता है। उसने बोला है देन द पॉजिटिव वाला यूज करना है, तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का 6 हो जाएगा पॉजिटिव वाला। अगर नेगेटिव पूछा होता तो माइनस का 6 होता, तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको हम 6 लिखें या प्लस का 6 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। तो हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आई बात समझ में कैसे किया है, सबसे पहले तो रेशियो लिख लिया, फिर कर लिया 1x से पहला नंबर, दूसरा नंबर 2x है, तीसरा 3x है, इसका एचसीएफ निकाला तो कॉमन नंबर ये एचसीएफ होता है, देन द एचसीएफ विल बी x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 12, क्योंकि ये दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर 12 एंड द सेकंड वन इज 24, थर्ड वन इज 36, द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, प्लस माइनस 6, बट कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो ये हो गया 6। क्लियर। करें नंबर 8 पे, चलो करते हैं नंबर 8 अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8 बोला अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का पेयर हुज प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर, मतलब दो अपने को इरेशनल नंबर लेने हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे दो इरेशनल नंबर कौन से हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले, रैशनल नंबर मिल जाए। तो ये देखो, ये अपना रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये 4 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। इसको चेक, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। पर अगर इसको सॉल्व करूं तो 5 2 जा 10 हो जाता है, जबकि ये क्या है, एक इरेशनल है, और मुझे क्या चाहिए, रैशनल चाहिए। इसको देख लेता हूं, अंडर रूट 3 का अगर अंडर रूट 27 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 3 जा 21 को 1 आएगा, 3 2 जा 6, 7 8, ये हो गया 81, अंडर रूट में 81 हो गया, और इसका आता है 9। यस, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और मल्टीप्लाई करके जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं मैं तो ये मिलता है मुझे रैशनल नंबर, मतलब ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। आया समझ में कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रैशनल आना चाहिए, तो ये दोनों इरेशनल है और मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला रैशनल नंबर।
आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर चेक करना चाहो तो देखो 36 या 72 होता है, और 72 क्या है अपना, एक इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते ना। ओके, करें हम नंबर 9। चलो आ जाओ, करते हैं नंबर 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कोई लाइन किसी लाइन को कट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज गिवन। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमें यहां से फाइंड करना है। इक्वेशन किया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मुझे पता है समझ में तो नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो यही नहीं समझ में आया। जब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया है तो सोल्व क्या करेंगे, यही सोच रहे हो ना। तो एक बार समझो कहने का मतलब क्या है, कि इसने बोला द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, कि कोई लाइन किसी लाइन को कट करती है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, कि ये जैसे एक लाइन किसी लाइन को कट करती है, तो यहाँ का जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड y इज गिवन बाय, तो y की वैल्यू क्या होगी। अब y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ इंटरसेक्शन हुआ होगा तो x को कटा होगा, y का पूछ रहा है मतलब x को कटा होगा, तब x कटी होगी जब लाइन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये एक लाइन x है और y मुझसे पूछ रहा है, मतलब x को एक लाइन कट करके जा रही है, तो जब x को इंटरसेक्ट किया है यहाँ, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो y की वैल्यू बोल रहा है, तब y की वैल्यू क्या होगी, और y की वैल्यू के साथ साथ कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इसका। तो देखो कितना इजी था ये, बस समझने वाली बात थी, समझ में आ गया तो हवा में उड़ा दोगे। ये रखा x की वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, तुम बोलोगे सर 0 आ जाएगा, तो लिखूं ना लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, इतना तो समझ में आएगा, है ना। ये आ गया 3, वैल्यू क्या मिली है, माइनस वाई की, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इधर भी मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो गया y और ये हो गया माइनस का 3। y की वैल्यू आ गई -3, बट कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू हो गई -3। ओके, ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कई बार पूछ लिया जाता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इसे बोलते हैं हम एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और दोनों को मिला लूं, दोनों को साथ में, तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा था, क्या है, 0, -3, ऑप्शन है 0, -3। ओके, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 0, 3 भी दिया हुआ है, ध्यान से, ठीक है। नंबर आया समझ में ना। नंबर 10 करते हैं, चल आ जाओ नंबर 10 करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ है। चलो जी, जैसा बोल रहा है वैसा कर लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन बोले ना चुपचाप बस वैसे ही कर लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है कि डीईएफ, डी ई एफ है, दो ट्रायंगल है, ठीक है। इन दोनों का ये रिलेशन दिया हुआ है जी, यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स, अब ये एंगल दे दिया, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्रायंगल सिमिलर, कि इन दोनों को सिमिलर बना दे, कौन सा ऐसा इनमें से है कि जो इनको सिमिलर बना दे। तो एक बार जरा देखो ये जो लिखा है, ये लिखा क्या है, ए बी अपॉन में डीई, डीई, ओके, इज इक्वल टू बी सी, बी सी अपॉन एफ डी। ओके, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे लिखा था। अब इसमें कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्यों करना है पहले करो, फिर बताता हूं कि ऐसा क्यों करना है। तो यहां किया मैंने, इसमें हो गया ए बी का मल्टीप्लाई हो गया एफ डी में, ठीक है, और बी सी का मल्टीप्लाई हो गया डी ई में। ओके, तो इस BC को इधर लेकर आ जाओ, क्योंकि देखो AB और BC एक साथ है ना, एक ही ट्रायंगल में, तो जो एक ट्रायंगल में उसको एक साइड कर लेता हूं, ऐसे FD, FD और DE एक साइड है, इनको भी एक साइड कर लेता हूं मैं। तो ये हो गया AB अपॉन में BC, ठीक है, DE था, इसको इधर भेज दे रहा हूं, इसको मैंने इधर भेजा है और इसे मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो ये हो गया DE अपॉन एफ डी, इतना आ गया। चलो अब ट्रायंगल में देखते हैं, ए बी ये है जी मेरा ए बी, बी सी ये है मेरा बी सी। ओके,
डीई, डीई ये है मेरा डीई। क्या बोल रहा है? एफडी, एफडी ये है मेरा। अब क्यों किया ये समझो। तो यहां एक चीज आती है कि जो लाइन है, देखो ए बी और बी सी, जब दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है, वो जो एंगल होता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन द साइड इज इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो इसका ये एंगल होगा ये भी इक्वल होगा। तो अगर ये साइड आपस में इसके इक्वल है तो ये जो एंगल है, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा, होगा ना। तो एंगल बी अगर एंगल डी के इक्वल हो जाए तो ये ट्रायंगल हो गया सिमिलर, और रूल कौन सा लगा? साइड एंगल साइड। आया समझ में? ये साइड इसके इक्वल था, ये साइड इसके इक्वल, और ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया हमने। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी। तो बी अगर डी के बराबर हो जाए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। आई बात समझ में? और रूल कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड। अगर कई बार रूल पूछ ले तो भी ध्यान देना है रूल को भी। क्लियर है? करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाओ करते हैं नंबर 11। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। चलो जी यहां लिख लिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी दिया है। ओके, तब पूछ रहा है टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ चीज मैंने यह बोला था ना, देखो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में कौन? हर हर बोले, और ये एस सी टी, एस का मतलब साइन कॉस टेन, तो साइन पी अपॉन एच होता है। क्या होता है? पी अपॉन एच, मतलब पी की वैल्यू ए है और एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू क्या है? बी है। और टेन थीटा में क्या होता है? पी अपॉन बी, पी अपॉन में बी। तो पी की वैल्यू मुझे पता है ए, और बी की वैल्यू अगर निकल गई तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो हम निकालोगे कैसे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी चाहो तो विद इन सेकंड में कर सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए। देखो हाइपोटेनियस के लिए प्लस होगा, अब इसके बाद परपेंडिकुलर निकालना पड़े या बेस निकालना पड़े, हमेशा क्या होता है? माइनस। तो मुझे क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा बेस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा? बी है, तो बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? ए, तो ए का स्क्वायर। और ये हो गया बेस का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो बोलूंगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो टेन थीटा हो गया मेरा, पी की वैल्यू ए है अपॉन में अंडर रूट में क्या आया? बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये हो गया। आई बात समझ में? आप चाहो तो ये वाला तो लिखने का, समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा है, वरना आप यहाँ पहुंचो, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंचो, है ना। तो ऑप्शन कौन सा है? अपॉन में ऊपर बी लिखा है भाई, बी कैसे हो जाएगा? ऊपर ऊपर बी लिखा है, बी कैसे हो जा रहा है? बी लिखा हुआ है, ए ए ठीक है, माइनस। ठीक है, ध्यान से, यहाँ ए प्लस का है बट मेरा ए तो माइनस का है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे क्या है? ऊपर ए है, ए ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए, ऑप्शन डी संभल के। दोनों में बहुत गलती हो सकती थी, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। स्टैंडर्ड के पेपर और सीबीएसई वाले पेपर भाई सब ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी तुमने ध्यान भटका कि स्लिपरी मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ सेम सेम ऑप्शन इतने क्लोजली है कि सेम सेम बच्चा का बस ध्यान जल्दीबाजी में किया तो बस क्वेश्चन हो गया गलत, तो जल्दीबाजी वाला काम तो करना ही नहीं है। ऑप्शन सेम ही जैसा दिख रहा है, ठीक है, सावधानी से करना है। करते हैं नंबर 12 को अब हम। नेक्स्ट है 12 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देख के तो बस बच्चों का काम हो जाता है, कोई नहीं करते हैं। देखो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में है कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो करना कैसे, टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिखो टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, अपॉन में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ऐसे लिखो कॉट स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, किसकी होती है? कोसेक
स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इतना आया समझ में? तो अब देखो क्या करना है, टेन को थोड़ा साइड में रखो, टेन स्क्वायर थीटा को साइड में लिखो और ये मल्टीप्लाई में आप बोलोगे 1 अपॉन ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस ये हो गया कोट को भी ऐसा ही साइड में करो, कोट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में ये है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, टेन को तुम क्या लिख सकते हो? तो तुम बोलोगे सर टेन को मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई है। अब 1 अपॉन सेक को क्या आप बोलते हो? कोस, आइडेंटिटी है ना, कोस स्क्वायर थीटा बोलते हो। 1 अपॉन सेक कॉस होता है, तो ये स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस। कोट को क्या बोलोगे? कोट को बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? साइन, तो यहां लिखो साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, कोस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, क्या बचा? तो हम बोलोगे सर यहां तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार और समझते हैं मैंने क्या किया है। क्वेश्चन को देखो, टेन स्क्वायर थीटा था, एज इट इज लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर को एज इट इज लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है। 10 को थोड़ा साइड में लिखा और इसको लिखा टेन स्क्वायर थीटा, और इसको अपॉन में था 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिखा है, प्लस का प्लस, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर लिखा है, और ये कोसेक को लिखा है 1 अपॉन कोसेक। 10 को हम बोलते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिखा। 1 अपॉन सेक क्या होता है? कॉस होता है, कॉस लिखा। ऐसे ही कॉट को कॉस अपॉन साइन, और 1 अपॉन कोसेक को साइन, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ बच गया है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन 1 इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नंबर 13। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है नंबर 13। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन हैज क्या? नो रियल रूट होगा, टू डिस्टिंक्ट होगा, टू इक्वल होगा, मोर देन टू रियल रूट्स होगा, क्या होगा? तो चेक कर लेते हैं ना। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे इसके एसटीडी फॉर्म, एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें ए की वैल्यू मिलती है, देन द वैल्यू ऑफ ए इज 9 and the value of b is -6 and the value of c is -2। ओके, अब नेचर ऑफ रूट के लिए d निकालते हैं हम, d फॉर डिस्क्रीमेंट, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। वैल्यू पुट करूंगा इसमें मैं अब, तो फटाफट वैल्यू पुट करता हूं। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ घबराना नहीं है, माइनस है 4ac, 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है? 9, और c की वैल्यू है माइनस का 2। सॉल्व करूंगा, d इज इक्वल टू 36, ठीक, ये माइनस माइनस यहां बना देगा प्लस, ये 9 4 जा 36, 36, ये मल्टीप्लाई में 2 है, d इज इक्वल टू, हालांकि इसके आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्यों बता रहा हूं, देखो 36 प्लस ये हो गया 72। अब जरा इतना आगे सॉल्व करने का तो छोड़ो, अगर प्लस करना है तो प्लस कर लो आप। ये 6 to 8 हो गया, 6 to 8, और ये 7 3 10 हो गया। हालांकि आप यहीं से कंक्लूजन निकाल सकते थे, यहाँ इतने दूर आने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से कंक्लूजन निकाल सकते थे। अब आपने यहाँ क्या देखा? अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, देन इट्स रियल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या होगा? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू,
क्या होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। अगर डी की वैल्यू कम हो जाए जीरो से तो नो सॉल्यूशन। मेरे केस में क्या मिला है, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये तो होगा ही नहीं, मोर देन टू रियल रूट्स। ऑप्शन देखो क्या है, नो रियल रूट्स। अबे रियल रूट्स तो मिल ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, टू रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर बी है टू रियल रूट्स। ये भी नहीं होगा, टू रियल रूट्स तो मिले हैं ठीक है, लेकिन इक्वल वाली बात या कोई ऐसी की नहीं है। तो रियल, ओह, टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कहां से हो गया, मेरे पास तो अलग अलग मिल रहे हैं, मतलब डी की वैल्यू अलग अलग मिलेंगे। टू डिस्टिंक्ट रूट, जी बिल्कुल है, दो रूट आएंगे और दोनों क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आया होगा आपको, है ना। बस कंपेयर किया है, एबीसी की वैल्यू निकाली है, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया है और फटाफट डी की वैल्यू निकली, उसी से कंपेयर करके आंसर बोल दिया है। अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो तो रियल रूट्स होंगे और दोनों इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए तो भैया सॉल्व भी नहीं होगा वो तो। आगे करते हैं नंबर 14। नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर एबीपी, नंबर 14, इन द फिगर एबीपी, ए पी बी, एपीबी क्या है, टेंजेंट है जी सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, उसका एक टेंजेंट है, अपना नाम दिया है एपीबी, ठीक है। एट पॉइंट पी के पास, पॉइंट पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्यूपीबी, क्यूपीबी 50 का है, यहाँ लिखा हुआ भी है। देन द वैल्यू ऑफ पीओक्यू, तो पीओक्यू की वैल्यू क्या होगी, पीओक्यू मतलब ये एंगल पूछ रहा है कितने का होगा। जरा एक चीज मुझे बताना, ये जो ओपी है, ये जो ओपी है ये है क्या, और ये जो ओक्यू है ये है क्या। सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस यहां टच कर रहे हैं, तुम बोलोगे सर ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, और रेडियस सर्कल का क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ओपी बराबर ओक्यू हो गया, ठीक ना। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई, मतलब यहाँ जो एंगल बनने वाला है और ये जो एंगल होंगे ये दोनों बराबर ही होंगे। इतनी बात तो आई होगी समझ में। अब तुमने पढ़ा है कि सर अगर ये अपना रेडियस है और ये टेंजेंट है तो इसके ऊपर ये जो एंगल बनता है ना टोटल 90 का होता है। तो ये अगर अकेला कितने का है, ये अगर अकेला 50 का दिया हुआ है, ये 50 का, तो एंगल ये कितने का होगा, ये कितने का होगा। तुम बोलोगे सर 90 में से आप 50 माइनस कर लो ना, तो आप बोलोगे सर 40 आ गया, खुश, ये एंगल 40 है और ये एंगल भी 40 हो जाएगा। बाहर एक बना देता हूं इसी फिगर को, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये कितना आया 40 का आया, ये कितना आ गया 40 का आया, दोनों बराबर तो एंगल सेम होगा। अब ये ओ वाला, यही अपना ओ है, पूछ रहा है कितना होगा, तो लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से दो क्या है 80 है, तो बच कितना गया, ये वो कितना होगा 100 का होगा, ये कितना हो गया 100 का। 180 में से मैंने माइनस कर लिया है क्या 40 प्लस 40 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तो कितना आ गया 100। 100 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना, इजी है। करें अब क्वेश्चन नंबर 15, चलो आ जाओ नंबर करते हैं 15। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो याद रखना द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, तो मोड में बी होता है, मोड में बी होता है। बी का मतलब क्या है सर, तो मोड में वाई होता है, मोड में क्या होता है, वाई होता है। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, ये एक्स है और ये वाई है। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका फॉर्मूला होता है मोड में वाई, मोड में वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 7, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो विद इन सेकेंड में हो जाते हैं, वरना बहुत टाइम लगेगा। तो ये याद रखना है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से पूछा है, तो फॉर्मूला होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज मोड वाई, मोड वाई, और ये हो गया एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, तो वाई का पूछ रहा है तो ये लो जी डिस्टेंस एक्स है, अगर है ना, आ गया समझ में। अब करें नंबर 16। नंबर 16 देखते हैं क्वेश्चन, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस, किसकी बात करिए, एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे बात हो रही है मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी,
जीरो होगी। द जॉइनिंग लाइन सेगमेंट ए की वैल्यू दी हुई है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो रेशियो पूछ रहा है, मतलब m1 और m2 का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो y की वैल्यू जीरो है ना, तो पूरा फॉर्मूला होता है y की वैल्यू जीरो है देना, यहाँ से x एक्सिस पे बोला है, मतलब y की वैल्यू जीरो होगी, तो सिर्फ y के लिए लिखना। मैंने बोला कि इसका रेशियो जो होगा k रेशियो 1 होगा। सबसे इजी तरीका ये सॉल्व करने का, वरना ये क्वेश्चन 5 से 6 मिनट खा जाएगा अकेले तुम्हारा। ऐसे ही करना। तो x पे बोला है तो y की वैल्यू जीरो, रेशियो सपोज k रेशियो 1 हो गया, और y के लिए आप जानते हो फॉर्मूला होता है m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस m2। ओके, वैल्यू पुट करता हूं, इसकी वैल्यू दी हुई है जी जीरो, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू, तो यहां देखो इसे बोलो x1 y1, x2 y2, x1 कितना है 6, सॉरी y1 कितना है 6, तो y1 को लिखो 6, प्लस का साइन है लगाओ प्लस, यहां प्लस का, m1 की वैल्यू कितनी है k है, तो यहां लिखो आप k, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहां लिखो -3, अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो गया, अपॉन में यहाँ 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो k प्लस 1 का जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा एज इट इज उतर जाएगा। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, यहाँ लिख लेता हूं ये जीरो इक्वल टू 6 1 जा 6, और ये k का 3 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 है तो ये माइनस, ये 6 थोड़ा अच्छे से लिख लूं, और ये हो गया माइनस का 3k, माइनस का 3k। ओके, अब यहां से वैल्यू फाइंड कर लेता हूं मैं, यहां लिखता हूं एक लाइन लगा के, ये लिखा है मैंने 6 माइनस 3 के इक्वल टू 0, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 3 के हो गया, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको यहां भेज रहा हूं मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 6 अपॉन 3 हो गया, और ये हो गया के डिवाइड हो रहा है 1 जा 2 जा, तो ये 2 अपॉन 1 आ गया। ओके, रेशियो में है तो बोलोगे 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1, यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर, 2 रेशियो 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 रेशियो 2 भी दिया हुआ है माइनस में, यहां देखो ध्यान से 2 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। एक्स पे बोला था, वाई की वैल्यू एक बार और समझते हैं, m1 m2 पूछा था, मैंने कर लिया k रेशियो 1 होगा, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया बेटा, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जीरो हो गया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया अपना रेशियो, ये आ गया रेशियो 2 रेशियो 1। इससे करना तुरंत विद इन मिनट हो जाएगा। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब हम स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं तो टाइम लगता है, वरना करने बैठो तो फटाफट फटाफट हो गया। करते हैं अब नंबर 17, ऐसे ही हम नंबर 17 देखना बेटा क्या बोल रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 4 रेशियो 1 एंड द फाइंड करना है उनके एरिया का रेशियो। तो मैंने लिख लिया कि सर्कमफ्रेंस मतलब C1 और ये हो गया C2, दो सर्कल का रेशियो कितना दिया है 4 रेशियो 5 दिया है, और मुझे पूछ रहा है कि उनके A1 रेशियो एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो क्या होगा। तो सर्कमफ्रेंस का जरा फॉर्मूला देखो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का होता है 2 पाई r। ओके, तो ये पहले का हो गया तो यहाँ r1 कर लूंगा, दूसरे के लिए C2 के लिए लिखूंगा मैं, तो ये हो गया 2 पाई r2 हो जाएगा। ओके, इनका रेशियो दिया हुआ है, तो सपोज मैंने कर लिया, ये हो गया 4x और ये हो गया 5x, तो पहले का सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 4x, दूसरे का हो गया 5x, यहाँ वैल्यू पुट करता हूं, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 2 पाई r1, और ये हो गया 5x इज इक्वल टू 2 पाई r2। यहां ध्यान देना है हमें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू पाई r1, r1 की वैल्यू निकाल लेता हूं तो 2x अपॉन में पाई आ गया, हालांकि पाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चाहो तो यहीं से इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ r2 की वैल्यू निकालू मैं तो 5x अपॉन में 2 पाई, और ये हो गया r2। अब ये क्यों निकालना पड़ा, ये क्यों निकालना पड़ा सर ये बता दो, रेडियस मुझे मिल गई, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया 1 और एरिया 2 का पूछा है, तो यहाँ एरिया 1 और
और ये हो गया एरिया 2, ये इसका रेशियो पूछा है तो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में R1 पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई खत्म करो, R1 की वैल्यू क्या है तो बोलोगे सर 2x अपॉन में पाई लिखो आप। फिर पूछो कि R2 की वैल्यू क्या है तो बोलोगे 5x अपॉन में 2 पाई लिखो आप R2 की वैल्यू। ठीक है, x से x खत्म हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा तो क्या बचा, यहाँ लिख लेता हूं मैं, तो ये बचा 2/1 और ये पार्ट रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, ये पार्ट रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2/5। एक चीज ध्यान देना, ये इसका स्क्वायर था तो ये पूरा स्क्वायर भी होगा, तो इसका स्क्वायर भी करो, ये इसका स्क्वायर था इस तरीके से, तो ये पूरे पार्ट का स्क्वायर भी होगा। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर था ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये करूंगा मैं अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25 मल्टीप्लाई कर लूंगा इसमें मैं, तो ये हो गया 16/25। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 16:25। क्या हो जाएगा 16:25। आया समझ में। सबसे पहले सरकमफ्रेंस दिया था, एक बार और समझेंगे तो 4:5 दिया था तो मैंने कर लिया 4x से पहले का और दूसरे का 5x से। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रखा, R1 की वैल्यू आ गई, यहाँ रखा R2 की वैल्यू आ गई। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, R की वैल्यू रखी है, इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया है। और इसको एज इट इज लिखा है 2/1, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो गया 4/5, ऊपर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये हो गया 16/25। फाइनल आंसर ऑप्शन कौन सा है 16। अच्छा ए वाला ही है, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18, द रिलेशन अमंग द मीन मीडियन एंड मोड। इनमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन देखो क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना है वरना फिर हो नहीं पाएगा। मीडियन इज इक्वल टू मोड, मोड प्लस टू मीन, टू मीन। देखे कौन सा है ऑप्शन, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू कौन सा है देखते हैं एक बार। यहाँ हो गया मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 3, ये 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। है कोई अपना ऑप्शन देखें कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। करते हैं आगे अब हम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 19, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि नंबर 19 और 20 क्या होंगे अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। जरा देखते हैं क्या है असर्शन। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले एन टर्म का सम इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में एक एपी दिया हुआ है -0.5 और ये -1.0 -1.5 इज 27.5, ये होगा। ठीक है, तो जी बिल्कुल अपना असर्शन तो क्या है, करेक्ट है। असर्शन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अगर हम फाइंड करेंगे सम वाले फॉर्मूले से, एसएन वाले फॉर्मूले से तो निकल जाएगा। रीजन क्या बोल रहा है, तो फाइंड करने के लिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है, जी बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में बोला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। मतलब असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, सही बात है जी, मेरा भी ट्रू है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर अच्छे से मतलब रीजन अच्छे से असर्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अब करते हैं हम नंबर 20 वाला, देखते हैं क्या बोल रहा है नंबर 20 का क्वेश्चन। असर्शन एक बार पढ़ते हैं। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल ब्लॉक, कि एक हेमिस्फेयर है, देखो ये एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कॉनिकल बॉल है। ठीक है जी, कॉनिकल बॉल रखा हुआ है, समझ में आ गया। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 6, डायमीटर 6 है बेस का, ठीक है जी, ये भी आ गया।
हाइट कितनी है 5 है, द हाइट ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट तो ये होती है ना, ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, और इसको तो हम एल बोलते हैं, इसको तो हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो मतलब हाइट को इसने स्लैंट हाइट बोला है, तो आगे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, ऐसे ही असर्शन दिख रहा है फॉल्स है, बोल रहा है कि हाइट 5 सेंटीमीटर है, भाई साहब हाइट नहीं लेंथ, स्लैंट हाइट इसकी ये है 5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि जब वॉल्यूम निकालूंगा तो 196 आएगा, निकालने की जरूरत क्या है, रीजन देखते हैं क्या है इसका, रीजन देखो, रीजन में बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन बाय, अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जी बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला होता है, सही बताया आपने, ठीक है। तो ये हो गया, रीजन तो हो गया ट्रू, मतलब असर्शन क्या है मेरा फॉल्स है, रीजन क्या है मेरा ट्रू है, ऑप्शन कौन सा होगा जी जरा चेक करते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत है जी, ए एंड आर ट्रू गलत है, असर्शन ट्रू हो रीजन ट्रू, ये तो है ही नहीं, ए सही हो, पर मेरा ए तो गलत है ना, यहाँ बोल रहा है असर्शन फॉल्स है, सही है, मेरा भी फॉल्स आया है, रीजन क्या है ट्रू है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना करेक्ट आंसर। यहां तक हमने क्या है सेक्शन ए को पूरा कर लिया है कंप्लीट, ओके, सेक्शन ए को यहां तक हमने पूरा कर दिया खत्म, और अब हम करने वाले हैं इसका सेक्शन बी, अब हम करने वाले हैं इसका सेक्शन बी, देखते हैं क्या है सेक्शन बी के क्वेश्चन। बोल रहा है दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होगा। बोल रहा है शो दैट 21 से स्टार्ट होता है, ठीक है, शो दैट 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो कहने का मतलब है कि 6 के पावर n, जरा समझो इसको, 6 के पावर n, और n क्या है मेरा एक नेचुरल नंबर है, तो n के पावर मर्जी चाहे मैं जो रख लूं, कभी भी इसकी एंडिंग 0 से नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं होगी ऐसा बताओ। तो देखो जी, 0 बनाने के लिए 2 और मल्टीप्लाई 5 होना जरूरी है, तभी 10 आता है और लास्ट में 0 आता है। तो अगर मैं 6 के फैक्टर करता हूं, तो 6 के फैक्टर करूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 आता है, इसके पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए कभी भी एंड विद 0 नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे बिकॉज देयर इज द ओनली फैक्टर इज 2 हैव नॉट फैक्टर इज 5, मतलब इसका 2 तो एक फैक्टर है बट 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, सो दैट इट कैन नॉट एंड विथ 0, कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फैक्टर एक 5 नहीं है, 2 और 5 होना चाहिए फैक्टर। आई बात समझ में, डिजिट यहां कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, सपोज अगर 12 पावर n हो गया तो 12 के फैक्टर निकाल लो, अगर 2 और 5 फैक्टर मिल गया तो बोलो कि हाँ एंड होगा 0 से, अगर नहीं फैक्टर मिल रहा है 2 और 5 तो नहीं होगा भाई साहब, सीधी बात है। नंबर 22, नंबर 20, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खतरनाक दे दिया क्वाड्रेटिक, अच्छा अंडर रूट देख देख के ही डर जाता है, बोल रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, चलो एक रफ पेज लेके बताता हूं कैसे करोगे तुम इसको, ठीक है। तो बेटा मैंने ले लिया एक रफ पेज और सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कर लो, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया माइनस का 6, मतलब प्रोडक्ट कितना आया माइनस का 6, और सम बीच वाला नंबर क्या है, बीच वाला नंबर है 2 अंडर रूट 2, बच्चा बस इसको देख के ही डर जाता है कि अंडर रूट में आ गया, अब क्या करूं, तो देखो ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका मल्टीप्लाई क्या आ जाए 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पे अंडर रूट 2 आ जाए, अब वो नंबर कौन से हैं यही हमें पता करना है। तो घबराना नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूं टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ समझो, मेरे को मिला कि 2 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना सर तो मुझे 6 मिल जाएगा, ये नंबर भी माइनस का ये कोई एक नंबर माइनस का कर लेता हूं मैं, ठीक है, तो इसको माइनस, चलो बड़े नंबर को माइनस कर लेते हैं, ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, तो मुझे ये 2 नंबर मिल गए कि 2 का, अब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 2 अंडर रूट 2 आना चाहिए, 2 अंडर, बस पॉजिटिव का आना चाहिए, पॉजिटिव का आना चाहिए, यहां देखो पॉजिटिव का आने के लिए तो मैं कब करूंगा, तो मैं अगर 3 में से
2 माइनस करूंगा तब तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। इसको लिखना कैसे है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो अब देखो कि 2 अंडर रूट मेरा आएगा कैसे, ये दो नंबर तो मुझे मिल गए, 2 अंडर रूट कैसे आएगा, तो एक बार समझेंगे। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसे मैं बोलूंगा कि जैसे ये 3 है, 3 को 3 रहने दो, और अंडर रूट टू को मैं लिख सकता हूं, अंडर रूट में 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट का 2 लिख सकता हूं। इस 2 को, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 का स्केयर हो जाएगा, और स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और ये 3 मेरे पास ऑलरेडी है ना। इतना हो गया, तो मतलब मैं यूज कर रहा हूं ये वाले नंबर। तो मैंने लिया कि 3 अंडर रूट 2, और माइनस बड़े नंबर चाहिए तो माइनस कर दूंगा इसमें से अंडर रूट 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तुम बोलोगे सर आपको मिल जाएगा 2 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, जब 3 अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है और यहाँ 3 है, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 का क्या आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, और ये मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, 3 6 हो गया। यहाँ देखना, मैं ये कह रहा था कि जब पेज ऊपर करना पड़ा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो तो ये हो गया। तो अगर अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 ले लिया और अंडर रूट 2 ले लिया मैंने, यहाँ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 3 का 3 है तो ये 6 आ गया, और प्लस माइनस करने पे देखो बीच वाला नंबर आ जा रहा है मेरा। तो इसे ही मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा यहाँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ x करके, तो यहाँ मैंने लिखा x स्क्वायर, ये वाला नंबर, प्लस का 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ये नंबर आ गए मेरे। इसे सॉल्व करता हूं, इन दो में से कॉमन लूंगा मैं, दोनों में से, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है मेरा, x आ रहा है, तो x कॉमन लूंगा, तो बचा x प्लस 3 अंडर रूट 2, ये बचा। माइनस का है तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, अब यहां एक बार और समझने की जरूरत है, ये 6 को जरा देखना, इन दोनों में से अंडर रूट 2 में कॉमन लेता हूं। तुम बोलोगे सर यहाँ तो अंडर रूट 2 है ही नहीं, तब तो मैंने बोला कि 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है या नहीं है, और इस 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर हट ही जाएगा, तो इस 2 को मैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, अभी समझाया मैंने। और यहां से एक मैंने कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यही तो बचा, यही तो बचा। तो यहां मैं लिखूंगा क्या कॉमन हो गया, x का x, और ये साइन माइनस कॉमन लिया है तो ये एज इट इज बदल जाएगा। याद रहना चाहिए, जब माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और क्या बचा, अंडर रूट में 2, तो 3 अंडर रूट 2 बचा मेरा, और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को साथ में लिख लूंगा, ये हो गया x माइनस अंडर रूट 2 एक बार, और ये हो गया x प्लस 3 अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करूंगा, x की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, यहां से x की वैल्यू हो गई माइनस 3 अंडर रूट में 2। x की वैल्यू मेरी क्या हो गई, फाइंड हो गई टोटली। ओके, कोई दिक्कत यहां तक, एक बार और समझा देता हूँ। फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आया, और प्लस माइनस करने पे ये नंबर चाहिए थे, तो मैंने कौन से नंबर यूज किए हैं, देखो कि 3 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करूंगा तो 6 आ जाएगा, और इसे अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, इसको लिखा और मिडिल टर्म मेथड मैंने यूज किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन था, आप पार्ट ए या ये है जी पार्ट बी, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, और इसमें बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मैं तो आपको दोनों बताऊंगा ना, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ए की वैल्यू आई है 3 अंडर रूट 3, यहाँ भी अंडर रूट वाला, बी की वैल्यू आई है 10, और सी की वैल्यू आई है अंडर रूट में 3। अंडर रूट से डरना नहीं यार, अंडर रूट वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। देखो डी क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट में 3, सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 3। तो फाइंड करूंगा डी इज इक्वल टू 100 माइनस 4 3 जा
12 √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये √9 हो जाएगा ना, और √9 का 3 होता है। तो d इज इक्वल टू 100 माइनस 12 3 जा 36, और 100 में से 36 माइनस कर लूंगा मैं बस, कितना आ जाएगा 64। तो ये हो गया 64 करेक्ट आंसर। क्या हो गया 64 करेक्ट आंसर। अब तुम बोलोगे सर ये वाला इजी था, मैं तो ए नहीं करने वाला हूँ, इसका पार्ट बी कर लूंगा। तो कोई नहीं, आप पार्ट बी कर लेना इसका, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 23 में भी ऑप्शन है, तो पहले मैं ये कराता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। द गिवन फिगर दिया हुआ है एबीसी एक ट्रायंगल, ये इसके पैरेलल है, डीई ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल हो गए ना तो चुपचाप बीपीटी लगा लो, बाद में क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हालांकि साइड तो दे दी है, बीपीटी लगा लो इसमें। बीपीटी क्या होगी, ए डी अपॉन डी बी, पैरेलल दे दिया तो बीपीटी लगाओ, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और x की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू दिया है AD की वैल्यू x है जी, चुपचाप यहाँ x रखो, अपॉन में DB कितना है x माइनस टू इज इक्वल टू AE कितना है AE है x प्लस टू, ओके, EC कितना है x माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मल्टीप्लाई होगा x का x के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया x का स्क्वायर, x का 1 के साथ होगा तो माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ डायरेक्ट लिखो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो कि होगा 4, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, का तो खत्म इसको, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, और ये हो गई x की वैल्यू 4। बहुत इजी तरीके से, यहाँ कुछ स्टेप डायरेक्ट हो गया है, 2-3 स्टेप और बीच में आएंगे, वो सारे स्टेप लिखने हैं जो मल्टीप्लाई वाला केस किया है ना मैंने। यहाँ आइडेंटिटी लिखना तुम कि a माइनस बी और a प्लस बी मैंने यूज किया है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है, ठीक है। ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, वरना 2 नंबर के क्वेश्चन में ना 1 नंबर लेके चले आओगे, ये करना मत, मैंने डायरेक्ट बताया है कि ऐसे करना है तुमको। अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं, पार्ट बी क्या है। थोड़ा सा इसको मैं पेज को ऊपर करता हूँ और देखो जरा पार्ट बी क्या है। पार्ट बी देखो इसका क्या है। पार्ट बी बोल रहा है कि ये ट्रायंगल ओ ए डी मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के, ठीक है जी, मान लिया बात। ओबीसी, वाह जी, ओबीसी कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ओडीए और ओसीबी पूछ रहा है कितना होगा, मतलब ओडीए ओडीए ये वाला एंगल पूछ रहा है, और पूछ रहा है ये सीओबी ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा, ये दोनों एंगल। अब देखना करना क्या है इसमें। सबसे पहली चीज तो ये समझो एक बार, अब इसको करोगे कैसे, देखो यहां से जरा देखो, इस तरीके से आओ, ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो तुम बोलोगे ओ डी ए, ओ एंगल ओ डी ए इक्वल होगा जी किसके, ओ सी बी के, ओ सी बी के, और ओ सी बी कितना है 30 है, तो ये भी 30 हो गया। और रूल क्या बोलोगे, वर्टिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल हो गया, ये सारा केस लिखना है, ये हो गया, तो ये पता लग गया मुझे 30 है। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो जरा यहां ध्यान दो एक बात, ठीक है। अगर ये 90 दिया हुआ है और ये एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का होता है, तुम बोलोगे सर 180 का होता है, 180 का होता है। अगर ये 90 है तो ये महाराज कितने होने चाहिए, तो बोलोगे सर 90 माइनस कर लो ना, तो कितना हो गया 90 हो गया। अब जितना चीजें बताई हैं वो एक एक करके लिखना पड़ेगा इसमें, कि भाई देखो ये स्ट्रेट एंगल था तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब 180 होना चाहिए तो लिखने के बाद 180 में से माइनस किया, ये सारी कुछ एक एक बातें लिखनी पड़ेंगी तभी नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में। करते हैं 24, देखते हैं 24 में क्या है। 24 जरा ध्यान से समझो, इसके बाद ये करेंगे हम 25 वाला। 24 में बोल रहा है ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तब ए प्लस बी की वैल्यू 90 के इक्वल आनी चाहिए, जबकि ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बताओ कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो मैंने फटाफट एक रफ पेज ले लिया है और इस रफ पेज पे आपको बताता हूं कि आप कैसे इसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। जरा देखो, अगर ये साइन ए प्लस बी है, यहां लिखता हूं मैं साइन ए प्लस बी जो है 1 है, और साइन
a माइनस बी जो है 1/2 है। आपको पता है ये साइन 90 की वैल्यू होती है, तो यहां लिखो ना साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये साइन 90 की वैल्यू होती है तो यहां लिखो साइन 90 हो गया जी। और इसको बोलो कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 30 की वैल्यू। तो बोलोगे सर साइन से साइन गया तो मुझे मिला a माइनस बी की वैल्यू मिल गई 30 और यहां से साइन गया तो a प्लस बी की वैल्यू मुझे मिल गई 90। इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 करो, लगाओ एलिमिनेशन, ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे, प्लस कर रहा हूं, ये खत्म हो गया। 2a इज इक्वल टू ये 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 30 प्लस किया है मैंने तो ये हो गया 120 और डिवाइड करूंगा तो a की वैल्यू आ गई 60। a की वैल्यू आ गई 60। अब इस a की वैल्यू को दोनों में से इसमें या इसमें किसी भी एक में मैं पुट कर लूंगा। चलो यही कर लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हो गया, b को ट्रांसफर कर दूंगा इधर में, तो ये हो गया मेरा, ये माइनस का है इधर जाके प्लस हो जाएगा। जरा ध्यान देना एक बार, इसमें करता हूं पुट। देखो तो a की वैल्यू कितनी है 60, यहां रखा मैंने 60 माइनस b हो गया इज इक्वल टू 30 हो गया। 60 उधर जाएगा तो माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 60 और ये माइनस b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 30। माइनस से माइनस करो खत्म, b की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब जरा देखो a प्लस बी कितना होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। a की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए थी b से, बिल्कुल ग्रेटर है जी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। आया समझ में? सबसे पहले क्या किया है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 था। तो 1 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू, तो साइन से साइन खत्म हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया। और ऐसे ही a माइनस बी इज इक्वल टू 30, एलिमिनेशन अप्लाई किया है और इन दोनों को इक्वेशन को प्लस किया है। आप माइनस करो या प्लस करो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस किया तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, हो गया खत्म। ये दोनों को प्लस किया तो 120 आया, ये हो गया 2a, डिवाइड किया a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा है, आ गया 30। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 25। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वेल सफेद एक कार्ड है जिसको फेंका जाता है, तो रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपका पता है कि रेड किंग में कितने होते हैं, टोटल कार्ड हो गए 52 और रेड वाले होते हैं 2, तो ये हो गया 2/50, 52 इसको डिवाइड करोगे तो 1/26 इसका आंसर हो गया। अब बोल रहा है क्वीन और जैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन कितनी होंगी, 4 होंगी, और जैक कितने होंगे, 4 होंगे, तो टोटल होते हैं अपने 8 और 8/52 कर लो, डिवाइड करोगे इसको तो ये आ गया अपना कितना, ये कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइड करोगे तो 2/13 अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम बात करेंगे सेक्शन सी की, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत बड़ी। तो नेक्स्ट वीडियो को ले रेडी रहना, और यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चन की। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।